नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 10 जून 2023 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हिंदू में तो एक आर्टिकल इम्पोर्टेंट है और आज देखो क्या हुआ। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ ना, तो मेरी मदर आई, उनका कोई हेल्थ चेकअप करवाना था हॉस्पिटल में, तो मैं वहाँ पे चला गया। अब मुश्किल से बीच में टाइम निकाल के ये वीडियो रिकॉर्ड की है, तो इस वजह से ना जो हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, समरी वगैरह, एथिक्स का कोई जो डेफिनेशन वगैरह, वो आज नहीं करेंगे। आज क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, मुश्किल से मैंने 2-3 आर्टिकल्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं निकाल के, जो इम्पोर्टेंट हैं। तो अगर वो चीज़ें जो हैं हम या तो मंडे को डिस्कस कर लेंगे या फिर कल डिस्कस कर लेंगे। बाकी जो समरी वगैरह हमने नई स्टार्ट की है वो आज नहीं कर पाएंगे। तो आज 3 इश्यूज़ हम डिस्कस करेंगे, एक हिंदू का, बाकी 2 अलग अलग न्यूज़पेपर के, जैसे एक ट्रिब्यून का आर्टिकल डिस्कस करेंगे फार्मर और एग्रीकल्चर से संबंधित, और एक तीसरा आर्टिकल डिस्कस करेंगे यमुना रिवर से संबंधित। डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन का पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज से संबंधित है और आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। 2003 में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आता है। इससे पहले क्या होता था, एक ही कंपनी सारा काम किया करती थी। मान लीजिए कोई कंपनी है एबीसी, वही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी, वही ट्रांसमिट करेगी। ट्रांसमिट मतलब एक्स शहर में बिजली पैदा हुई है तो उसे वाई शहर में लेके जाना ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू, ये होता है ट्रांसमिशन। और वही कंपनी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट भी करेगी। वाई शहर तक इलेक्ट्रिसिटी आ गई, अब वाई शहर के घर घर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना, इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब सेम कंपनी सारा काम किया करती थी, लेकिन 2003 के इस एक्ट ने ना काम को डिवाइड कर दिया। जनरेशन वाली कंपनी अलग होगी, डिस्ट्रीब्यूशन वाली अलग होगी और ट्रांसमिशन वाली कंपनी अलग होगी। एक ही कंपनी ये सारा काम नहीं करेगी। 2003 के एक्ट से पहले लाइसेंस लेना पड़ता था इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, लेकिन इस एक्ट ने ना इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को डी लाइसेंस कर दिया। आप भी चाहो तो अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो, लेकिन हाँ, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करनी है, डिस्ट्रीब्यूट करनी है, इसके लिए लाइसेंस ज़रूर लेना पड़ेगा। वो ज़रूरी भी है क्योंकि ट्रांसमिशन लाइंस का जाल बिछाना पड़ता है, रिस्की काम है। सही से इंफ्रा नहीं डेवलप किया गया तो फिर करंट लगने से मौत भी हो सकती है। तो ये इन 2 चीज़ों के लिए अभी भी लाइसेंस लेना पड़ता है। तो ये नया जो रेजीम आया ना 2003 के इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में, इसमें एक कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री स्ट्रक्चर इमर्ज होके आया। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना, प्रोड्यूस करना, ये डी लाइसेंस्ड हो गया ना, अब इसके लिए लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। तो बहुत सारे प्राइवेट इन्वेस्टर्स ने पैसा इन्वेस्ट किया इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। अब आप जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो तो आप इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करके वो कंपनीज जो इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं या फिर ट्रांसमिट करती हैं ना, उनके साथ लॉन्ग टर्म का एग्रीमेंट साइन कर सकते हो कि भैया मैं आपको इतनी बिजली दूंगा इस रेट पे, 3 साल का हमारा एग्रीमेंट है। तो इससे फ़ायदा हुआ, चूंकि कंपटीशन ज़्यादा हो गया, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आई और कंपटीशन ज़्यादा आ गया, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगी, तो इलेक्ट्रिसिटी सस्ती बिकने लगी। सस्ती बिकने लगी तो इससे कंज्यूमर्स को भी फ़ायदा हुआ। यही एक रीज़न है जिसकी वजह से हमारे देश में रिन्यूएबल पावर की इंप्रेसिव ग्रोथ देखने को मिली है, क्योंकि कोई भी जनरेट कर सकता है। और चूंकि कोई भी जनरेट कर सकता है, लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी मतलब ये सोलर एनर्जी फॉर एग्जांपल ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है। ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है तो सस्ती भी बिक रही है। वन ऑफ द चीपेस्ट रेट्स हैं सोलर पावर के हमारे देश में, अगर हम पूरे वर्ल्ड में कंपेयर करें तो। यूके के मॉडल में और हमारे देश के मॉडल में ना एक डिफरेंस अभी भी ये है, जैसे देखो हमारे देश में तो सरकार उस समय रेगुलेट करती थी 2003 के एक्ट के बाद भी, टैरिफ कितने होंगे इलेक्ट्रिसिटी के, कितने रेट पे बिकेगी इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन यूके में ना इस चीज़ को भी डीरेगुलेट कर दिया गया। जैसे हमारे देश में सिम वगैरह बिकते हैं ना, हमारी मर्जी है कि किसी भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर का हम सिम परचेज कर सकते हैं, जियो का या फिर एयरटेल का। तो यूके में ना कंज्यूमर्स को भी आज़ादी मिल गई कि वो भी किसी भी इलेक्ट्रिसिटी सर्विस प्रोवाइडर की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो परचेज कर सकते हैं। ये फ़र्क था। इसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी है ना, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज वाले, इनको भी
ओब्लिगेशन दी गई, यूनिवर्सल सर्विस ओब्लिगेशन, कि ना आप सबको सर्व करोगे, हर एक कंज्यूमर की जो डिमांड है उसको आप फुलफिल करोगे। इसलिए डिस्कॉम वालों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो डिमांड ग्रोथ को भी प्रोजेक्ट करें। इसका मतलब क्या है, जैसे देखो कोई डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी है, उसको इस एरिया में इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो वो ना अनुमान भी लगाएगा कि इस साल मैंने मान लीजिए 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करी, अगले साल मेरी डिमांड बढ़ेगी इस एरिया में क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी, लोग यहाँ पे ज़्यादा आएंगे, तो मेरा अनुमान ये है, मेरी प्रोजेक्शन ये है कि इस साल मुझे 1 यूनिट चाहिए डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो अगले साल 2 यूनिट चाहिएगी। 1 यूनिट तो बहुत ही छोटा एग्जाम्पल हमने ले लिया, लेकिन आप पॉइंट समझ गए ना कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को बोला किया कि आप प्रोजेक्शन भी कीजिए, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को ना लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन करने होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी पावर जनरेशन प्लांट है कोई जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, पावर जनरेशन वाला, तो उससे ना 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है। अगर वो पहले से सोच के नहीं चलेगा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी वाला कि इस साल मुझे इतनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, अगले साल मेरे एरिया में डिमांड बढ़ जाएगी, मुझे ज़्यादा चाहिएगी, तो अगर वो अनुमान नहीं लगाएगा तो फिर वो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट कैसे साइन करेगा। समझ गए पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, जो 2003 का इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है वो ऐसे कंज्यूमर्स जिनका लोड 1 मेगावाट से ज़्यादा है उनको भी आज़ादी देता है कि वो बंधे हुए नहीं हैं किसी एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से कि आपको इन्हीं से ही बिजली खरीदनी है। ऐसे कंज्यूमर्स जिनका लोड 1 मेगावाट से ज़्यादा है उनको तो कम से कम आज़ादी है, यूके की तरह वो मर्जी चाहे कहीं से भी इलेक्ट्रिसिटी परचेज कर सकते हैं, लेकिन उन्हें इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के नेटवर्क का तो इस्तेमाल करना होगा। अब बिजली लाएंगे कहाँ से, किसी थैली में पॉलिथीन बैग में तो लाएंगे नहीं, अब तारों से ही लाएंगे, तारे तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने बिछा रखी है ना, तो इनके ट्रांसमिशन लाइन के नेटवर्क का इस्तेमाल होगा, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का इस्तेमाल होगा, उसके तो इन्हें पैसे देने पड़ेंगे फिर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का इस्तेमाल करने के लिए। बाकी उनकी मर्जी है, कहीं से भी वो इलेक्ट्रिसिटी परचेज कर सकते हैं। और ना एक और क्रॉस सब्सिडी चार्ज लगता है, आपको मैं बताऊं, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ ना सबके लिए सेम नहीं होते। अब फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, ऑफिस में इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, उसके ज़्यादा चार्ज होते हैं, और दूसरी तरफ घरों में बिजली यूज हो रही है, उसके कम चार्ज होते हैं। तो क्रॉस सब्सिडाइजेशन होता है, फैक्ट्री में यूज होने वाली बिजली के ज़्यादा पैसे वसूले जाते हैं, वहाँ से पैसे का इस्तेमाल होता है हाउस होल्ड्स में जो इलेक्ट्रिसिटी सस्ती दी जाती है इसे कंपनसेट करने के लिए। मतलब एक हाथ दिया एक हाथ लिया। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं क्रॉस सब्सिडाइजेशन का, मालगाड़ियों में रेलवे ज़्यादा फेयर वसूल करती है सामान भेजने के लिए, और पैसेंजर ट्रेन में किराया कम होता है, तो पैसेंजर ट्रेन जो घाटे में चलती हैं, अब वो घाटा कहीं से तो रेलवे पूरे करेगी ना, वो मालगाड़ियों से ज़्यादा पैसा लेके पूरा करती है वो घाटा, इसे कहते हैं क्रॉस सब्सिडाइजेशन। 2003 के एक्ट में साफ तौर पे बोला गया था कि अलग अलग राज्यों के जो इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशंस हैं ना, वो क्रॉस सब्सिडी को कम करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, अभी तक ये अनइम्प्लीमेंटेड है, अभी भी अलग अलग टैरिफ है, फैक्ट्रीज के लिए अलग और घरों के लिए अलग। कुल मिला के देखो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के काफ़ी सारे फायदे हुए, बहुत सारे फायदे हुए, लेकिन इसमें ना डिस्कॉम्स वीकेस्ट लिंक हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है ना उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज जमा हो गया है, वो इलेक्ट्रिसिटी परचेज करने के लिए पैसे तक नहीं दे पा रही हैं। इसलिए कुछ लोगों की मांग है कि यूके जैसा मॉडल अब इंडिया में भी इंप्लीमेंट हम कर दें, कि फ्री कर दें डिस्ट्रीब्यूशन को भी, कोई भी डिस्ट्रीब्यूट कर सके, ऐसा प्रोविज़न हम कुछ कर सकें ताकि कंज्यूमर्स के पास भी ऑप्शन हो कि वो एयरटेल का सिम परचेज करना चाहता है या जियो का, मतलब ए इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से इलेक्ट्रिसिटी परचेज करना चाहता है या बी से, इसमें भी पूरी तरह से फ्री मार्केट को लाया जाए। एंड डिस्कॉम्स जिस पे बहुत ज़्यादा कर्ज हो चुका है, जो वीकेस्ट चैन है, उसे ख़त्म कर दिया जाए। बट राइटर के ना इसको लेके कंसर्न्स हैं। राइटर कहते हैं देखो हमारे देश में ना पावर ज़्यादा जनरेट होने लगी है, उसका रीज़न एक पता क्या है, क्योंकि जो डिस्कॉम है ना, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, वो ना इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर यानी पावर जनरेशन वाले जो लोग हैं ना उनके साथ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन करते हैं। जैसे मैंने आपको आर्टिकल की शुरुआत में बताया कि 3 साल के लिए मैं आपसे इतने इलेक्ट्रिसिटी परचेज करूंगा, इतने रेट पे करूंगा, तो ये सारी चीज़ें तय हो जाती हैं लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट में। बट देखो
अगर डिस्कॉम्स को ख़त्म कर दिया गया ना, तो फिर वो जो जिम्मेदारी है ना घर घर पावर पहुंचाना, वो सब नहीं हो पाएगा। मतलब कि पावर जनरेशन भी कम हो जाएगा, और जो डिस्कॉम के ऊपर यूनिवर्सल पावर डिस्ट्रीब्यूशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हर घर बिजली पहुंचाओगे, वो भी संकट में आ जाएगा। यूके में ये मॉडल कामयाब इसलिए रहा क्योंकि यूके में ना पॉपुलेशन इतनी ग्रो नहीं हुई, बट हमारे देश में ना पावर की डिमांड बढ़ती जा रही है। अभी हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, तो पावर डिमांड बढ़ता जा रहा है, तो बहुत पावर जनरेशन की हमारे देश में जरूरत पड़ेगी। तो अभी डिस्कॉम को हमने ख़त्म कर दिया, तो ये लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट कौन साइन करेगा पावर जनरेटर के साथ में? इनको गारंटी कौन देगा कि आपकी पावर बिकेगी? अदरवाइज तो ये रिस्क में आ जाएंगे ना। रिस्क में आ जाएंगे तो फिर पावर जनरेशन कम होगा, ये उतना अट्रैक्टिव नहीं रहेगा प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए कि वो इस फील्ड में आके पावर जनरेशन के काम में लगें। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो देखो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ट्रिब्यून का। देखो शुरुआत में ना एक राइटर इंट्रोडक्शन देते हैं। इंट्रोडक्शन काफ़ी ज़रूरी है, आप भी यूज़ कर सकते हो इसको ऐसे में। 1943 में ना हमारे देश में ज़बरदस्त फेमीन आया था। कुछ लोगों ने बोला ये चर्चिल का सीक्रेट वार है। उस समय ना ब्रिटिश सरकार के पास रिसोर्स तो थे, लेकिन उन्होंने ना जानबूझ के रिसोर्स को यूज़ नहीं किया। यहाँ पे लोगों की जान बचाने के लिए जो भूख से मर रहे थे, 30 लाख लोगों की जान चली गई इस फेमीन में जो 1943 में आया था। बहुत कम चर्चा होती है, मतलब जैसे देखो बंटवारा हुआ 2 देशों का, उसमें बहुत से लोगों की जान चली गई, इस घटना का बहुत जिक्र होता है। लेकिन उससे 4 साल पहले इतना ज़बरदस्त फेमीन आया था। ये भी पूरे मानव सभ्यता के इतिहास में एक ऐसा मूवमेंट है जिस पर मानव सभ्यता को शर्मसार हो जाना चाहिए कि इतने सारे लोगों की जान चली गई थी उस समय खाने की कमी की वजह से। तो धीरे धीरे हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, आज़ादी के बाद देश सेल्फ सफिशिएंट बना। बट देखो राइटर कहते हैं शायद हम ना उन दिनों को भूल गए हैं, फेमीन जो आया था उन दिनों को भूल गए हैं। इसीलिए सरकार की जो नीतियां है ना आज के समय में, वो किसानों को राहत पहुंचाने वाली नहीं है। यही नतीजा है कि जो किसान परिवार है ना अपने बच्चों को खेती में नहीं लाना चाहते। वो पूरी कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके हमारे बच्चे जो हैं वो खेती में ना आए। अभी किस्सा ये है कि हरियाणा में ना सूरजमुखी यानी जो सनफ्लावर होता है उसके सीड्स की प्रोक्योरमेंट की मांग कर रहे थे किसान की, सनफ्लावर के सीड्स आप परचेज करो एमएसपी पर। सरकार कहती है कि हम एमएसपी पर नहीं प्रोक्योर करेंगे। सरकार बहुत सी फसलों के सिर्फ एमएसपी को डिक्लेयर करके छोड़ देती है, लेकिन प्रोक्योर नहीं करती। बट किसान उस एमएसपी पर जब अपनी फसल बेचने जाते हैं ना, तो उनकी फसल उस एमएसपी पे नहीं बिकती, कम दाम पे बिकती है। तो किसान बोल रहे हैं कि आपने एमएसपी अनाउंस कर दिया तो आप ही प्रोक्योर कर लो इस रेट पे। सरकार कहती है कि नहीं, हम नहीं प्रोक्योर करेंगे। तो फिर एमएसपी अनाउंस करने का फायदा ही क्या जब उस रेट पे कोई फसल परचेज करने को तैयार ही नहीं है। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो बात हमने सूरजमुखी के तेल की एडिबल ऑयल के मामले में ना इंडिया नेट इंपोर्टर है। ज़्यादातर अपनी जो डिमांड्स है ना एडिबल ऑयल के इंडिया इंपोर्ट करके पूरी करता है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार आत्मनिर्भरता की बात कहती है, हमें आत्मनिर्भर होना है। लेकिन देखो सरकार का ये तर्क है कि एडिबल ऑयल विदेशों से सस्ता मिलता है इसलिए हम इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ बात सेल्फ सफिशिएंसी की है, आत्मनिर्भरता की है। आप दूसरे देश के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते एडिबल ऑयल के लिए। कल को मार्केट में उतार चढ़ाव आया, आप तो दूसरे देश पे डिपेंडेंट रहोगे। अभी वो सस्ता दे रहे हैं, क्या गारंटी है आगे भी सस्ता देंगे। दूसरा, डोमेस्टिकली अगर एडिबल ऑयल आप प्रक्योर करोगे, यहीं पे प्रोड्यूस होगा, तो किसानों को भी इसका फ़ायदा होगा। किसान जो हैं वो ज़्यादा एडिबल ऑयल वाली फसलों को प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन अभी नहीं होता। इस साल किसानों ने लाठी डंडे खाए जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो अगले साल वो नहीं प्रोड्यूस करेंगे। देखो सरकार का ये तर्क सही है कि अगर फार्मर्स रोड जाम करेंगे तो फार्मर्स को रोड से हटाना हमारा कर्तव्य है। बट किसानों की बात सुनना भी सरकार का कर्तव्य है, जो कि सरकार नहीं सुन रही है। उनको डंडे मार के हटाना वो आसान है, लेकिन हमारे देश के लिए फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना, फार्मर्स के लिए एक उचित एम्प्लॉयमेंट इंश्योर करना, ये मुश्किल है जो कि सरकार नहीं करती है। राइटर और एग्जाम्पल देते हैं कि बात सिर्फ एडिबल ऑयल वाली क्रॉप्स का नहीं है, आप वेजिटेबल फार्मर्स का देख लीजिए। यहाँ पे शिमला मिर्च की बात की जाती है पिछले महीने, कैप्सिकम।
ये देखो किसानों ने फसल बेची 3 रुपये पर केजी के हिसाब से, मार्केट में 40 रुपये पर केजी के हिसाब से कैप्सिकम बिक रहा है। तो देखो सारा तो प्रॉफिट है, मिडिल मैन कमा रहा है। किसानों को क्या मिल रहा है, उसका 1 किलो कैप्सिकम 3 रुपये में बिक रहा है और कंज्यूमर परचेज कर रहा है 40 रुपये पर केजी में। यही स्टोरी है ज़्यादातर फार्मर्स की हमारे देश में। अब देखो टाइम तो ऐसा आ गया है, बल्कि किसान ना डरने लगा है। पहले क्या होता था, जब बम्पर पैदावार होती थी ना, किसान खुश होता था कि इस बार मेरी फसल ज़्यादा हुई है, मुझे ज़्यादा दाम मिलेंगे। बट अब किसान डरने लगा है कि यार ज़्यादा पैदावार हो गई तो मार्केट में रेट बहुत कम मिलेंगे, तो इससे तो नुकसान हो जाएगा। सोच के देखो, फसल ज़्यादा होने पर भी किसान डरने लगा है। ये सिचुएशन आ गई है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया फार्मर्स और एग्रीकल्चर से संबंधित। अब देखो यमुना रिवर के रिस्टोरेशन से संबंधित ये आर्टिकल है, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आप आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इसमें देखो एक पॉइंट है जिस पे बार बार फोकस किया जा रहा है। यमुना रिवर, अभी कंटेक्स्ट ये है, यमुना रिवर की सफाई के लिए ना वहाँ पे एक ह्यूमन चैन बनी, सैकड़ों लोग आए जिन्होंने ह्यूमन चैन बनाई अवेयरनेस फैलाने के लिए कि यमुना रिवर को साफ करना ज़रूरी है। एक वहाँ पे समिट भी ऑर्गेनाइज हुआ, मतलब लोकल लोग इकट्ठा हुए, पॉलिटिशियंस भी आए, बात की गई बड़ी बड़ी कि हाँ रिवर को साफ़ करना ज़रूरी है, हम इसमें सहयोग करेंगे। देखो गंगा एक्शन प्लान में ना 1800 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे यमुना रिवर को साफ़ करने के लिए। ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सेंटर्ड अप्रोच थी कि ज़्यादा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट इस्टाब्लिश करेंगे। इंडस्ट्रीज से जो एफ्लुएंट निकलता है वो अगर उसका ट्रीटमेंट होगा फिर पानी में मिलेगा यमुना के, तो फिर नदी साफ रहेगी। इसके बाद अभी करंट गवर्नमेंट का प्रोग्राम है नमामि गंगे प्लान। इसमें 10 गुना ज़्यादा सरकार खर्च कर रही है। दिल्ली के लिए अभी 2000 करोड़ रुपए एलोकेट भी हुए हैं, लेकिन बट अप्रोच सेम है कि सीवरेज का जो पानी है वो ट्रीट होना चाहिए यमुना में मिलने से पहले। अब राइटर जो पॉइंट रेज करते हैं ना वो ये है कि आप ना सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट इस्टाब्लिश कर दो, कोई बात नहीं, ये भी एक डायमेंशन है रिवर को क्लीन करने का। लेकिन एक और डायमेंशन ये है कि आप यमुना रिवर में इनफ पानी का फ्लो तो इंश्योर करो ना। आप ये तो इंश्योर करो यमुना के फ्लड प्लेन्स में जो पानी है वहाँ से जो नीचे एक्यूफायर्स हैं वो रिचार्ज हों, इससे रिवर रिजुवनेट होगी। इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक रिवर में देखो अगर पानी का अच्छा लेवल रहता है ना तो रिवर में अपनी एक कैपेसिटी होती है पोल्यूशन को टैकल करने की, बट पानी का फ्लो बहुत कम हो जाता है। इस वजह से नदी की जो कैपेसिटी है अपने आप को प्योरीफाई करने की, वो कैपेसिटी खत्म हो जाती है। इसके अलावा जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो भी रिवर्स की मदद करते हैं पोल्यूशन को एसिमुलेट करने की, अपने आप को प्यूरीफाई करने की। लेकिन आज के समय में ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो बर्बाद हो रहे हैं। तो रिवर की जो खुद की कैपेसिटी है ना अपने आप को प्यूरीफाई करने की, चाहे वो बेशक उसमें एक्वेटिक प्लांट्स हो या फिर पानी का फ्लो हो, कैसे भी रिवर अपने आप को प्यूरीफाई करती है अपने आप से, उस कैपेसिटी पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। रिवर की जो कैपेसिटी है ना एसिमुलेटिव कैपेसिटी की, पोल्यूशन को एसिमुलेट कर सके वो, उस कैपेसिटी पर सरकार ध्यान नहीं देती है। इसके बाद राइटर बोलते हैं जो दिल्ली का मास्टर प्लान बना उसमें ध्यान ही नहीं दिया गया इस चीज़ पे कि यमुना की लोगों के साथ रिलेशनशिप है, उसको कैसे यूज़ किया जाएगा यमुना रिवर को साफ करने के लिए। बिल्कुल नहीं। अर्बन प्लानिंग जो होती है बहुत रेयरली उसमें जो वाटर बॉडीज़ की जियोमॉर्फोग्राफी है उसको कंसीडर किया जाता है। इसके बाद राइटर कुछ और पॉइंट्स ड्रा करते हैं, जैसे दिल्ली जल बोर्ड की कैलकुलेशन क्या कहती है कि सिटी में ना हर एक पर्सन को एवरेज 220 लीटर पानी चाहिए। देखो यूपी है, हरियाणा है जिनका दिल्ली के साथ बॉर्डर टच होता है, ये अपनी डिमांड का एक बड़ा हिस्सा ग्राउंड वाटर से पूरा करते हैं, जबकि दिल्ली में जो पीने का पानी का डिमांड है ना उसमें से 90% जो डिमांड है वो सरफेस वाटर से फुलफिल की जाती है, ना कि ग्राउंड वाटर से। जबकि देखो प्री कॉलोनियल हिस्ट्री में यानी अंग्रेज आए उससे पहले दिल्ली यमुना पे डिपेंड नहीं करता था पीने के पानी के लिए। तो अभी राइटर का ये कहना है कि ना अल्टरनेटिव सोर्सेज खोजने चाहिए ड्रिंकिंग वाटर के लिए, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। और यमुना के फ्लो को मेंटेन करने के लिए टफ कॉल्स दिल्ली सरकार को लेनी चाहिए। एक और चीज़ जो करनी चाहिए वो ये है जो फ्लड प्लेन्स है ना यमुना के, उनको सेफ गार्ड करना जरूरी है। यमुना के फ्लड प्लेन्स अगर सेफ गार्ड रहेंगे ना तो पानी जो है वो रिचार्ज होता रहेगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा। लेकिन नहीं,
यमुना रिवर के फ्लड प्लेन्स में ना एंक्रोचमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। इस वजह से फ्लड प्लेन्स में एक्विफायर्स यानी नीचे ग्राउंड वाटर का रिचार्ज नहीं हो पाता। एक प्रपोजल दिया गया था जैसे कोस्टल एरियाज को रेगुलेट करने के लिए कोस्टल रेगुलेशन रूल्स है ना, वैसे ही रिवर रेगुलेशन जोन बने, लेकिन ये प्लान बीच में ही छोड़ दिया गया, इस पे आगे काम नहीं हुआ। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए कि यमुना रिवर को कैसे हम प्यूरिफाई कर सकते हैं। सरकार जो कर रही है वो एक ही अप्रोच पे काम कर रही है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, लेकिन और काफ़ी सारी डायमेंशंस पे सरकार को काम करना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।